बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद नुमान में। आज हम अपना टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपकी आउटलाइन है उसमें पहला चैप्टर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, अ फाउंडेशन ऑफ टीचिंग। ओवरव्यू ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंटेंट्स जो है वो आपके सामने है। व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी और पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसमें हम लोग बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स पे डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स पे डिस्कस करेंगे, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स पे डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे डिस्कस करेंगे और एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जी अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइको एंड लोगोस, टू लैटिन वर्ड से ये जो है वो मिलकर बना है। साइको मीन सोल एंड लोगोस मीन स्टडी ऑफ। सो स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। बहुत ही डिफिकल्ट जो है ये डोमेन है एजुकेशन की, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न, कि लोग कैसे पढ़ते हैं, स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, उसका माइंड जो है वो कैसे मोटिवेट होता है टुवर्ड टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर देखें, ख़ास बात यह है कि कुछ कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं। इन कीवर्ड्स को आप थोड़ा समझें, तो इन कीवर्ड्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको लेक्चर किया, आपको इस साइकोलॉजी के बारे में आपको मुकम्मल जो है वो डिटेल हासिल हो जाएगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी देखें, टीचिंग मेथड्स मींस हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टीचिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, बुक रीडिंग मेथड है, एक्टिविटी मेथड है, इलस्ट्रेशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमने अपने स्टूडेंट को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के लिए, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हमने मद्देनज़र रखना है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? एजुकेशन की टर्म में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है कि हर इंडिविजुअल जो स्टूडेंट है उसका एज फैक्टर डिफरेंट है, एज उसकी डिफरेंट है, उनका आईक्यू लेवल डिफरेंट है, उन स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंसेस डिफरेंस है, उन स्टूडेंट के पेरेंटल एजुकेशन डिफरेंस है। उसके अलावा डिफरेंसेस पाया जाता है फाइनेंशियल स्टेट के बारे में, उनका जो लिविंग स्टाइल है, उनकी जो सोसाइटी है, उनके जो घर का माहौल है। तो इन तमाम में जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं बिटवीन द स्टूडेंट्स। तो इन तमाम जो फैक्टर्स हैं इनको एक ही नाम दिया जाता है एजुकेशन में, और वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने कौन से टीचिंग मेथड्स अपनाने हैं, जिससे हमने ये देखना है कि हाउ पीपल लर्न, ठीक है, कि लोग कैसे पढ़ते हैं। It explores the cognitive, behavioral, emotional and social influences on learning processes। ठीक है, अगर आप ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं और ठीक तरह से आप अपने स्टूडेंट को इंगेज करते हैं, तो आप उसका कॉग्निटिव लेवल डेवलप करते हैं, उसका बिहेवियरल लेवल को आप डेवलप करते हैं, इमोशनल लेवल, स्टूडेंट का सोशल लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं टूवर्ड लर्निंग प्रोसेस। Educational psychologists use this understanding of how people learn to develop instructional strategies and help students succeed in school। तो टीचर बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मकसद है कि उनका स्टूडेंट जो है वो स्कूल लाइफ में वो कामयाब हो जाए। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड एडolescence। However, it also explore the social, emotional, cognitive processes that are involved इन लर्निंग थ्रू आउट द इंटायर स्पेन। जब एजुकेशनल साइकोलॉजी की ये जो ब्रांच है, ये स्टूडेंट के हर डोमेन को जो है वो टच करती है, चाहे वो सोशल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव प्रोसेस हो, उसके लाइफ स्पैन को। द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकॉर्पोरेट्स अ नंबर ऑफ देयर डिसिप्लिन इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है
ये कुछ टर्म्स हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं इनको डिफ़ाइन करूँगा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है और कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में 3 बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, डेवलपमेंटल, बिहेवियरल और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये इनको इसके डिसिप्लिन इसके अंदर आते हैं। अप्रोचेस टू एजुकेशन साइकोलॉजी इंक्लूड बिहेवियरल, डेवलपमेंटल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड एक्सपेरिएंटल पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव जो है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, 4 पर्सपेक्टिव। तो ये हमारा तो जो था वो व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर हमारा ये था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत अहम है। अगर हम इसको बीइंग अ टीचर इसको अगर हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो हम एक स्टूडेंट की जो है वो तमाम तरह से उसकी हम ग्रूमिंग कर सकते हैं टूवर्ड लर्निंग प्रोसेस। तो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। उसमें ये कहते हैं कि द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव नंबर 1 पर है। दिस पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट ऑल बिहेवियर आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग से मुराद ये है कि हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कुछ स्टूडेंट पर। साइकोलॉजिस्ट हु टेक दिस पर्सपेक्टिव रिले फर्मली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपीरेंट कंडीशनिंग टू एक्सप्लेन हाउ लर्निंग हैपन्स। ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में अभी मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियरल थ्योरीज हैं दरअसल ये, कि ये हमें बताती है कि आपने स्टूडेंट का किस तरह बिहेवियर जो है मॉडिफाई करना है टीचिंग लर्निंग की तरफ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट देखें, आप छोटे लेवल पे देखें कि वो स्कूल तो आते हैं, वो पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो पाता। तो टीचर का काम है कि उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। और वो मॉडिफाई कैसे करेगा? वो मॉडिफाई करेगा, टीचर माइट रिवार्ड लर्निंग बाय गिविंग स्टूडेंट टोकन्स। टोकन्स देगा जी। टोकन से क्या मुराद है? टोकन से मुराद है उसको रिवार्ड्स देगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट अगर अपना होमवर्क करके आया है तो वो रिवार्ड के तौर पर उसको गुड दे देगा, एक्सीलेंट दे देगा और उसको कुछ स्टार्स बना देगा। कुछ ऐसे मोटिवेशनल जो है वो कुछ वर्ड्स उसको लिख देगा जो उसको बूस्ट अप करेंगे उसकी लर्निंग की तरफ। या फिर आप बीइंग अ टीचर कोई टेस्ट ले रहे हैं तो स्टूडेंट को आप जो है वो कह सकते हैं कि अगर आप में से जिसका बेहतर टेस्ट हुआ तो हम, या जिसकी बेहतर परफॉर्मेंस हुई उसको मैं इनाम के तौर पर कैंडी दूंगा, या मैं उसको कुछ टॉयज़ जो है उसको मैं गिफ्ट करूंगा। तो ये जो गिफ्ट करना है ये उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा टूवर्ड लर्निंग। ठीक है, तो इसको एजुकेशन में नाम दिया जाता है टोकन्स का। ठीक है, ये बिहेवियरल थ्योरी है, बिहेवियरल अप्रोच है कि स्टूडेंट की जो अप्रोच बिहेवियर पर्सपेक्टिव है उसको आपने टच करना है, उसको आपने मॉडिफाई करना है। द बिहेवियर पर्सपेक्टिव ऑपरेट्स ऑन द थ्योरी दैट स्टूडेंट्स विल लर्न व्हेन रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर एंड पनिश्ड फॉर बैड बिहेवियर। ठीक है, अगर उसका गुड बिहेवियर होगा, अगर वो अच्छे से आपको परफॉर्मेंस वो दे रहा है तो आप उसको गुड बिहेवियर में शुमार करेंगे और उसको रिवार्ड देंगे। खा रिवार्ड वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, रिटर्न स्टफ में हो, चाहे आप उसको टॉयज़ दें, कैंडीज़ दें, यानी कि आपने उसको गुड बिहेवियर में रिवार्ड देना है। फिर उसके बाद पनिशमेंट आपने बैड बिहेवियर पे मीन्स अगर वो काम नहीं कर रहा तो आपने पनिशमेंट देनी है। पनिशमेंट से मुराद कोई फिजिकल पनिशमेंट यहाँ नहीं है। एजुकेशन में, इंटायर एजुकेशन में जो पनिशमेंट है उससे मुराद ये है कि आप उससे आप काम थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है उसको काम करने की आदत नहीं है, ठीक है, वो अपने घर का काम जो होमवर्क उसको दिया जा रहा है, होम असाइन दिया जा रहा है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उसको दी जा रही हैं लेकिन वो मुसलसल वो नहीं कर रहा, तो आप उसको वही काम अपनी निगरानी में बार बार आप करवा सकते हैं। ठीक है, आप उसको ट्रायल एंड एरर के तौर पे उससे काम करवा सकते हैं। ये उसकी पनिशमेंट हो जाएगी कि उसकी पनिशमेंट उसके हिसाब से ये स्टूडेंट को पनिशमेंट दी जा रही है, लेकिन ये पनिशमेंट भी उसका बिहेवियर मॉडिफाई करेगा। While such methods can be useful in some cases, the behavioral approaches has been criticized for failing to account for attitude, emotions, and intrinsic motivations of learning for learning. अब ये जो हम रिवार्ड और पनिशमेंट अगर हम दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। ठीक है,
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो उसको मिल रही है कि वो जो है वो किसी चीज़ की लालच में एक काम कर रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर से कोई जो है एक अंदर से एक तजस्सुस पैदा नहीं हो रहा पढ़ने का। तो अंदर से तजस्सुस पैदा करने के लिए स्टूडेंट को उसको इमोशनली उसको टच करना पड़ता है, उसके एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट में है हमारे पास डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। This perspective focuses on how children acquire new skills and knowledge as they develop। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैंने कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, तो गौर कीजिएगा कि डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स में हाउ चिल्ड्रन एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एज दे डेवलप। जैसे ही वो डेवलप होते जाते हैं, जैसे ही वो लर्निंग को अपने मींस के गेन करते हैं, तो वो न्यू स्किल्स सीखते हैं, नया नॉलेज वो सीख रहे होते हैं। जीन पियाजे है, इसकी स्टेजेस हैं ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर वन एग्जांपल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल थ्योरी लुकिंग एट हाउ चिल्ड्रन ग्रो इंटेलेक्चुअली। अब इसने जो पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी हैं, ठीक है, इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पियाजे ने कुछ स्टेजेस दी हैं कि डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन थिंक एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, emotional psychologist, educational psychologist can better understand what children are capable of at each point of their growth। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल आप छोटे बच्चे को अगर आप देखेंगे, पियाजे की जो थीरीज हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस इन्होंने जो आपको बताई हैं, तो ये कहते हैं कि जब जो जो छोटा बच्चा है वो अपनी एज के साथ साथ अपने अपने उसकी जो डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है उसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया की तमाम चीज़ें मुंह में डालने के लिए होती हैं, क्योंकि उसको खिलाया जाता है, तो उसको जो है वो डेवलपमेंट उसकी हो जाती है कि तमाम चीज़ उसने मुंह में लेनी है, तो लिहाजा ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें जो भी चीज़ें होगी वो मुंह में लेना शुरू कर देगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जैसे ही एज बढ़ती जाती है, तो उसको पता लगता है कि तमाम चीज़ें मुंह में नहीं लेते, लेकिन उसको फिर भी ये पता होता है 2 साल तक कि तमाम चीज़ें जो हैं वो पीने वाली होती हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में अपनी खुराक ले रहा होता है। तो लिक्विड फॉर्म में खुराक ले रहा होता है, तो उसके ज़हन में ये होता है कि तमाम जो खुराक है, तमाम चीज़ें जो हैं वो दुनिया की जो उसके सामने आएँगी, उनका ताल्लुक पीने से है। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जैसे ही वो डेवलप होता है, तो उसको पता लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चबाई भी जाती हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें जो हैं वो निगली भी जाती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो लिक्विड फॉर्म में दी जाती हैं, कुछ चीज़ें उसको खाने के लिए सॉलिड फॉर्म में दी जाती हैं। इसी तरह जब वो टचिंग सेंस में आता है, तो उसको फिर पता लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो कोल्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हॉट होती हैं, ठीक है? तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जॉन पियाजे की। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये डेवलपमेंटल थ्योरी है कॉग्निटिव की कि ब्रेन जो है वो किस तरह हमारा प्रोसेस करता है। दिस कैन हेल्प एजुकेटर्स क्रिएट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटेरियल्स एम्ड एट सर्टेन एज ग्रुप्स। फिर कॉग्निटिव थ्योरी है, द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। द कॉग्निटिव अप्रोच हैज़ बिकम मोर वाइड स्प्रेड मेनली बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर हाउ फैक्टर्स सच एज memories, beliefs, emotions and motivations contribute to the learning process। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी है। कॉग्निटिव डोमेन आप लोगों ने अपने जो है वो एजुकेशन के पिछले जो क्लासेस हैं उसमें आपने कॉग्निटिव डोमेन भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कॉग्निटिव डोमेन में जो लर्निंग मटेरियल है, प्रीवियस लर्निंग मटेरियल है, वो फोकस किया जाता है सबसे पहले। तो जब तक लर्निंग मटेरियल, प्रीवियस लर्निंग मटेरियल उसका सॉलिड नहीं होगा, तो उसकी मेमोराइजेशन, उसकी बिलीव्स, उसकी इमोशंस, मोटिवेशंस, ठीक है, ये तमाम की तमाम लर्निंग प्रोसेस में उसको जो है वो हेल्पफुल नहीं होंगी। This theory supports the idea that a person learns as a result of their own motivations, not as a result of external reward। External reward क्या था? External reward वही था जो हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं कि जो आप टोकन्स देते हैं स्टूडेंट को उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, जब आप स्टूडेंट को कुछ आप चॉकलेट वगैरह या टॉयज़ वगैरह या उसको एप्रिसिएशन वर्ड्स आप देते हैं, ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स हैं। लेकिन जब कॉग्निटिव डोमेन में या कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स में जब उसकी मेमोराइजेशन
उसकी स्ट्रांग हो जाती है, बिलीव्स उसके स्ट्रांग हो जाते हैं, इमोशंस उसकी, मोटिवेशंस उसकी स्ट्रांग हो जाती है, तो उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसकी जो है वो बूस्टअप होती है, हायर हो जाती है, और वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड उसके लिए अहमियत का हामिल नहीं होता, उसके लिए ओन मोटिवेशन जो है वो अहमियत की हामिल होती है। तो कॉग्निटिव डोमेन ये आपको सिखाती है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, लर्न, रिमेंबर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो कॉग्निटिव जहाँ पर कॉग्निटिव लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है कॉग्निशन से है। कॉग्निशन जो है वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। तो थिंकिंग प्रोसेस जितना हमारा मजबूत होगा, स्टूडेंट का जितना थिंकिंग प्रोसेस मजबूत होगा, वो अपना लर्निंग की तरफ भी बेहतर कर जाएगा, रिमेंबरिंग भी वो करेगा, मेमोराइजेशन भी उसकी बेहतर होगी, ट्रायल एंड एरर भी वो अच्छे से करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वो अच्छे से करेगा, और अपनी इंफॉर्मेशन को वो अच्छी तरह से वो प्रोसेस भी कर सकता है। ठीक है जी। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु टेक अ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ किड्स बिकम मोटिवेटेड टू लर्न, how they remember the things that they learn, and how they solve problem among other topics। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट की अगर आप ये तमाम जो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, थिंकिंग है, अगर आप उनकी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो मोटिवेट ऑटोमेटिक हो जाता है, वो चीज़ों को जो है वो रिमेंबर करता है, उसकी मेमोराइजेशन मजबूत हो जाती है, उसकी जो एक्सरसाइज की स्किल जो है वो मजबूत हो जाती है, और वो प्रॉब्लम सॉल्वर जो है वो बन जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हमारे पास है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन हाउ वी एक्टिवली कंस्ट्रक्ट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि हम अपने नॉलेज जो हमें न्यू नॉलेज हमें मिला है डेवलपमेंटल अप्रोच में, उसको हम किस तरह बिल्डअप कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म अकाउंट्स फॉर द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दैट इफेक्ट हाउ वी लर्न। Those who take the constructivist approach believe that what a person already know is the biggest influence on how they learn new information। यानी कि वो एसोसिएट करता है अपने नॉलेज को नए नॉलेज के साथ। यानी कि उसने, अब ये देखें कि बच्चा जो छोटा है, उसने जो सर्कल देखा था, ठीक है, उसने घर में कुछ टॉयज़ देखे थे राउंड शेप में, तो उसके हिसाब से जितनी भी राउंड शेप्स की आती हैं तो वो टॉयज़ होते हैं, लेकिन उसको वक्त गुजरने के साथ साथ उसको पता होता है कि वो टॉयज़ नहीं होते। हर चीज़ जो है वो अलहदा से एक नाम रखती है, अपनी शनाख्त रखती है। फिर जैसे ही वो अपने स्कूल के लाइफ स्पैन में, एजुकेशनल स्पैन में आगे जाता है, तो उसको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, और उसी सर्कल से वो एसोसिएट करता है, और वो आगे उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। दिस मीन्स दैट न्यू नॉलेज कैन ओनली बी एडिड एंड टू अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने न्यू नॉलेज को इस्तेमाल करता है। जैसे क्रिएटिविटी में आप देखें, जब स्टूडेंट क्रिएटिव हो जाते हैं तो वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को बुरुए कार लाते हुए, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए न्यू नॉलेज को वो फार्मूलेट कर रहे होते हैं, जिसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है। दिस पर्सपेक्टिव इज़ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट वेगोस्के। ठीक है। इसकी भी इंशाल्लाह हम थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। हु प्रपोज आइडिया सच एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD एंड इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। ठीक है। अब ये जो अंडरलाइन है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि जो जितने भी कीवर्ड्स जो मैंने अंडरलाइंस किए हुए हैं, इन पर भी मैं अलहदा से जो है वो लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करूं, क्योंकि ये पूरी की ये थीरीज़ हैं। ZPD भी एक थीरी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, के टीचर जो है वो स्टूडेंट की जो है वो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स जो है वो हाईलाइट करता है। स्कैफोल्डिंग मींस के स्टूडेंट को वो कैसे मॉडिफाई करता है, कहाँ कहाँ उसको ज़रूरत होती है। एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव है। दिस पर्सपेक्टिव एम्फोसाइजेस दैट a person's own life experience influence how they understand new information। अब यहाँ देखें कि ये एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव से मुराद एक्सपेरिमेंटल आप कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर वो एक्सपीरियंस से सीख रहा है। अपने पास जो, उसके पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो लाइफ एक्सपीरियंस से आ रही हैं, क्योंकि जो बातें वो किताबों से सीख रहा है,
ठीक है? उसका अमली इक़दाम जो है उसने अपनी ज़िंदगी में करना है। जब वो सीख कर जाता है अपनी किताबों से और जब वो अपनी लाइफ़ में जाकर वहाँ अप्लाई करता है तो उसको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जिसको वो ऐड करता है। दिस मेथड इज़ सिमिलर टू कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ज़ाहिर-सी बात है वो डेवलपमेंटल फ़ेज़ में भी जाएगा और उसका थिंकिंग प्रोसेस भी बूस्ट अप होगा। इन दैट इट टेक्स टू कंसिडरेशन टू एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स टू अ लर्नर। तो उसकी जो एक्सपीरियंस हैं, उसकी थॉट्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो पॉजिटिव सेंस में जो है वो बढ़ती जाएँगी और वो अपने लर्निंग फ़ेज़ को बेहतर करेगा। दिस मेथड अलाउज़ समवन टू फाइंड पर्सनल मीनिंग in what they learn instead of feeling that the information doesn't apply to them। ठीक है, यहाँ पर वो अपनी अप्रोचेस को बेहतर बनाएगा और अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए नया नॉलेज हासिल करेगा। तो अब ये देखें जी, हमने जो ये पहला टॉपिक था उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अप्लाई थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन टू इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने का मकसद क्या है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हुए इंडिविजुअल की लर्निंग करें और उनको इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की तरफ लेकर आएँ। ठीक है, हाँ, बीइंग अ टीचर हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है वो तालीम के दायरा कार से बाहर भागे। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि बच्चा तालीम के दायरे के अंदर आ जाए और उस तालीम के दायरे के अंदर लाने के लिए हमें बीइंग अ टीचर मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो है वो अपनानी पड़ती हैं और ये स्ट्रेटजीज़ जो है स्टूडेंट की साइकी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को डेवलप करनी पड़ती हैं। तो इसी का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी है। वाइल इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल सेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क, only face it the job. Learning is a lifelong effort. People don't only learn at school। ठीक है, बच्चे जो लोग हैं वो सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ते, स्कूल में काम नहीं करते, वो अपने कोई भी जगह हो, जैसे आपने एजुकेशन में आपने इसकी एजुकेशन की आपने टर्म्स कुछ पढ़ी होंगी, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो स्टूडेंट जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से ही सिर्फ तालीम हासिल नहीं करता, वो अपनी तालीम का बहुत सा हिस्सा इनफॉर्मल एजुकेशन से, सोसाइटी से भी वो हासिल कर रहा होता है। साइकोलॉजी जो है तो आपने अभी ये देखी हैं कि इसकी कुछ टर्म्स हैं और जिसको यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपके सामने इसको मैं ब्रीफ से कर सकूँ बयान। तो जुड़े रहिएगा एजुकेशन विद नोमान फिर इस चैनल के साथ। इस को लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, कमेंट्स करें अगर आपके कुछ क्यूरीज़ हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके कुछ सवालात हैं। ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जिनको ज़रूरत हो इन लेक्चर्स की, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप को मिल सकें। बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कीजिएगा और इन तमाम जो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉगर की मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो इस तमाम का जो लेक्चर का जो आपको मटेरियल है वो आपको इंशाल्लाह इस पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हैं और अपने नोट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।